हाय दोस्तों, कैलाश प्री क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हम हिंदी में वर्णमाला का अध्ययन किए, स्वर का अध्ययन किए, कितने प्रकार के होते हैं, कौन हमारे उच्चारण के आधार पे स्वर होते हैं, मुख के आधार पे होते हैं, मुखाकृत के आधार पे होते हैं, व्यंजन कितने हैं, इन सब का अध्ययन किया। तो हमारे पिछले एपिसोड में आप देखेंगे कि हमारे वर्णमाला का चैप्टर समाप्त हुआ है। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक, क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। तो ध्यान दीजिएगा कि विराम चिन्ह शब्द आप देखेंगे तो आपको क्या निकल के आता है? विराम। क्या है? विराम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि विराम का अर्थ होता है ठहराव। जैसे आप देखेंगे जब आप पैदल चलते हैं, कुछ दूर चलते 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 हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? थोड़े से रुकने की, विश्राम करने की। तो उसी तरह जब हम शब्दों को भी धीरे धीरे चलते 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 शब्दों के वाक्यों में भी हमें रुकने की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। विराम उस शब्द को कहते हैं जैसे आप कोई लेखन कार्य कर रहे हैं, गद्य को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके कहीं पूर्ण विराम के रूप में विराम होता है, तो कहीं प्रश्नवाचक के रूप में होता है, कहीं अल्प विराम के रूप में होता है, कहीं योजक चिन्ह के होता है, कहीं उद्धरण चिन्ह के रूप में विराम होता है, कहीं पूर्ण विराम होता है। तो इस तरह से हमारे विराम चिन्ह के रूप में हम क्या करते हैं? ठहराव को दर्शाते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका होता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम का आपका सिंबल होता है। पूर्ण विराम की परिभाषा है कि जब हमारे शब्दों के वाक्य जो है समाप्त होते हैं तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे आप लिखते हैं कि सविता खाना खा चुकी है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब क्या लिखा है कि सविता खाना खा चुकी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो शब्द हैं यहाँ आके क्या है? समाप्त हो जा रहे हैं। जैसे अभी आप लिखते यदि मोहन खेलने जाता, तो अब देखिए जाता तो मैं भी जाता। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है कि यदि मोहन खेलने जाता, ठीक, तो मैं भी जाता। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वाक्य आप देखेंगे तो ये समाप्त होता है। जैसे कि यदि मोहन खेलने जाता। अब आप अगर यदि यहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं तो यह जो है सिंबल हमारा गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण विराम की परिभाषा है जहाँ वाक्यों के शब्दों के तार टूट जाते हैं वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं होता है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारे कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, लिखा है जैसे रोको मत जाने दो। क्या है कि रोको मत जाने दो। फिर दूसरा भी वाक्य लिखा है रोको मत जाने दो। यही लिखा है। ठीक, क्या है कि रोको मत जाने दो। अब आप यहाँ एक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक यहाँ करेंगे आप। ठीक, अब आप देखते हैं कि दोनों विराम चिन्ह में दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक में लिखा है कि रोको मत जाने दो, दूसरे में है रोको मत जाने दो। अर्थात यहाँ पे हमारे रोको मत जाने दो अर्थात यहाँ पर जाने की भाव प्रकट हो रहा है। क्या है? जाने का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर रोको मत जाने दो अर्थात यहाँ ना जाने का भाव प्रकट हो रहा है। ना जाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे विराम चिन्ह के प्रयोग में कहीं कहीं शब्दों के वाक्यों में अर्थ और उनके शब्द भी बदल जाते हैं। तो इस तरह यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय गलती करते हैं तो हमारे शब्द के अर्थ जो है अलग हो जाते हैं। आई बात समझ में?
इसी तरह फिर आप जैसे देखते हैं उपविराम, ठीक। नंबर 2 उपविराम, क्या है? उपविराम। उपविराम का चिन्ह क्या है? आप देखेंगे इस तरह होता है, ठीक। उपविराम की परिभाषा क्या बताती है कि ऐसे शब्द जिनकी सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित करने के लिए उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे इस चिन्ह उपविराम का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे किसी शब्दों के बारे में हम आगे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? उपविराम का। जैसे आप लिखते हैं विज्ञान, ठीक, तो विज्ञान शब्द लिखे हैं, आप उपविराम का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमको इस विज्ञान के बारे में आगे डिटेल से इसका उल्लेख, इसका व्याख्या विस्तृत पूर्वक करना है। जैसे विज्ञान क्या है? हमारे लिए अभिशाप है। विज्ञान एक अभिशाप है। क्या है? विज्ञान एक अभिशाप है, ठीक। जैसे आप देखेंगे कि बचपन में हमको क्या दिया जाता था? एक निबंध लिखने के लिए। जैसे आप देखते थे कि जब निबंध आप लिखते थे तो वहाँ पे जैसे लिख दिया आप गाय, ठीक, गाय पे निबंध दे दिया गया। ये आप उपविराम का प्रयोग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरह क्या है कि अब गाय के बारे में क्या करते हैं आप? विस्तृत अध्ययन के। जैसे गाय के पास 2 आँख होती है, 2 आँख होती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक लंबी पूँछ होती है, एक लंबी सी पूँछ होती है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम उस शब्द के आगे करते हैं जिस शब्द के बारे में हम उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? इस तरह क्या है, आपके उपविराम है। फिर आप देखेंगे, फिर हम आगे इसी क्रम में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कमेंट देखने के लिए चले गए थे आप लोग का। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अर्धविराम, ठीक। क्या है? अर्धविराम। नंबर 3 आपका क्या है? अर्धविराम, ठीक। अर्धविराम का सिंबल क्या है आपका? आप देखेंगे ये आपका अर्धविराम। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसकी परिभाषा हमें क्या बताती है कि जब एक वाक्य का भाव जब एक वाक्य का भाव दूसरे में निहित हो, दूसरे का भाव पहले वाक्य में निहित हो, तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन आज नहीं आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि, ठीक, क्योंकि वह बाजार गया है, ठीक। अब देखिए ये आपका एक वाक्य, मोहन आज नहीं आएगा, ठीक। फिर आपके क्योंकि है वह बाजार गया है, तो जो वह बाजार गया है इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि वह बाजार गया है। तो इस तरह क्या है कि पहला वाक्य जो है आप देखेंगे कि यह दूसरे वाक्य में निहित है, दूसरा वाक्य जो है आपके पहले वाक्य में निहित है, ठीक। फिर आप नंबर 4 पे देखते हैं, क्या है आपका? अल्पविराम। अल्पविराम, ठीक। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शब्द लिखा है अल्प। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम वाक्यों या शब्दों को
लिखते समय हम क्या करते हैं, थोड़े से विराम की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं, मोहन, गीता, सीता, रविता स्कूल जाती हैं। ठीक? तो आप क्या देख रहे हैं कि अल्प विराम का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, देखिए, जैसे जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि मोहन, गीता, सीता, रविता स्कूल जाती हैं, तो ये वाक्य आपके अधूरे माने जाते हैं। इस तरह से यदि हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये गलत है। जैसे आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, मोहन, गीता, सीता, रविता स्कूल जाते हैं। तो जब हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे तो हम ठहराव के साथ जो है इनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि संज्ञा के रूप में आप क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। ठीक, आप देखेंगे कुछ इसमें विशेष के रूप में होते हैं। विशेष यानी कि विशेषता बतलाई जाए। जैसे आप लिखते हैं कि सविता, सविता, सुंदर, सुशील, सज्जन, सज्जन लड़की है। तो यहाँ पर भी आप क्या किए हैं, अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। जैसे सविता, सुंदर, सुशील, सज्जन लड़की है। अब ऐसे थोड़ी आप पढ़ेंगे सविता, सुंदर, सुशील, सज्जन लड़की है। जब आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो यह वाक्य क्या है, गलत माना जाएगा। आई बात समझ में। फिर जैसे आप कुछ शब्द आप क्रिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। क्रिया के रूप में जैसे आप करेंगे कि वे एक साथ खाते हैं। क्या, वे एक साथ खाते, पढ़ते, सोते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए क्या लिखे हैं क्रिया के रूप में, खाना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है, शब्द आपके क्रिया हैं। तो कैसे हम प्रयोग करें कि वे एक साथ खाते, पीते, पढ़ते, सोते हैं, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं। ऐसे यदि आप उच्चारण करेंगे तो ये वाक्य आपके क्या है, गलत माने जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वे एक साथ खाते, पढ़ते, सोते हैं। तो इस तरह जो है हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक, अब इसी क्रम में आप आगे देखते हैं, जैसे आपके कुछ शब्द आते हैं, रावण लंका का राजा। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। रावण, ठीक, लंका का राजा, ठीक, क्या, एक विद्वान था। ये बात समझ में आई। ठीक, तो इस तरह से हम जो है कॉमा लगाए हैं। फिर क्या है, लंका का राजा। तो रावण लंका का राजा एक विद्वान था, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे रावण लंका का राजा एक विद्वान था। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। आई बात समझ में। आइए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक बात बताएं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब यदि शेयर करते हैं तो इससे जो है हमारे मनोबल बढ़ते हैं, जिससे आपको हम अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आपको पीडीएफ मिलेगी, आप जो है लाइव भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपको अच्छे से बेहतर ढंग से एक जो है प्लेलिस्ट के आप देखेंगे कि यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट रहेगी, जिसमें आपके जब क्रम वाइज पहली क्लास, दूसरा, तीसरा, इस तरह लेक्चर आपको दिया रहेगा, जो आपके किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिल सकता। आई बात समझ में। तो आइए अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक। इसका सिंबल क्या है, इस तरह। आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक जब शब्द लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है कि प्रश्न पूछने के भाव उत्पन्न होंगे। क्या, कि प्रश्न पूछा जाएगा। यही बात हो रही है ना, कि प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि कब,
क्यों, कौन, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, और देखेंगे कि जो शब्द आपका प्रश्नवाचक होगा उसके अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, जैसे आप लिखते हैं वह कहाँ जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, वाक्य में आपका जो शब्द है प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ है, प्रश्न पूछ रहा है ना, वह जा रहा है। जैसे आप इसको अभी साइलेंट कर लें, क्या लिखा है, वह जा रहा है। यदि आप जब इसको लिखते हैं कि वह कहाँ जा रहा है, तो आपके मन में क्या, एक प्रश्न पूछने की भावना हो रही है। जैसे फिर दूसरा उदाहरण है, वह क्या कर रहा है। ठीक, नंबर 3, वह क्यों सो रहा है। तो आप देखें क्यों, क्या, कहाँ, ये शब्द आए हैं, अंत में आपके क्या आए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछने की भावना व्यक्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और देखेंगे कि जिसकी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। इसी तरह जैसे आप देखेंगे कि अगले हेडिंग में आप डालेंगे कि विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें एक शब्द निकल के आता है आपका विस्मय। तो आप जब शब्द को पढ़ते हैं तो वहीं से ही आपके परिभाषा निकल के आती है। जहाँ पे आपके शोक, हर्ष, उल्लास भावनाएं विचलित होती हैं हमारे मन में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके शब्द होते हैं कि उल्लास, हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, इस तरह के जो शब्द वाक्यों में दिखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि विस्मयादि बोधक का होता है प्रयोग। जैसे आप लिखते हैं कि ओह, ओह मोहन के पिता मर गए, मोहन के पिता मर गए, लिखा ना, ओह, इसके बाद प्रश्न विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अरे, अरे वह गिर गया। ठीक, अरे वह गिर गया। तो जैसे कहने का मतलब है कि वे शब्द जो हमारे मन में क्या होते हैं, एकाएक अपने विचार को उत्पन्न करते हैं। अरे वह गिर गया, अरे मोहन चला गया, अरे गीता सो गई। तो जैसे हमारे मन में जो भाव एकाएक विचरण करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसमें आपके कुछ शब्द हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें आपके हर्ष रहेंगे, घृणा रहेंगे, उल्लास रहता है। ठीक, विस्मय है तो विस्मय से आपको क्या निकल के आता है कि आपके आश्चर्य भी रहेंगे। ठीक, प्रेम भी रहेगा। जैसे आप देखेंगे प्रेम के रूप में क्या है कि अरे मोहन तुम आ गए। तो ऐसे शब्द क्या है आपके देखेंगे कहीं कहीं, अरे वह गिर गया, अरे मोहन तुम आ गए। तो प्रेम के रूप में भी प्रयोग करते हैं, हर्ष के रूप में भी। तो शब्दों के आप देखेंगे कि अलग अलग हम प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए फिर हम आगे देखते हैं। आगे आप डालेंगे उद्धरण चिन्ह। ठीक, आपकी हेडिंग है उद्धरण। क्या है, अगली हेडिंग है आपकी
उद्धरण चिन्ह। ठीक, ये आपके दो उद्धरण चिन्ह दिए गए हैं। एक आप देखेंगे कि दोहरा है, एक इकहरा है। ठीक, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे कुछ शब्द विशेष को हम अलग वाक्य में दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ शब्द लिखते हैं और फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। जैसे आप किसी लेखक का नाम लिखते हैं, जैसे आप गोदान। ठीक, तो गोदान लिखने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। क्या? मुंशी प्रेमचंद। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से जब हम किसी शब्द को लिख के उनके बारे में कुछ उल्लेख करते हैं, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि एक आपका इकहरा उद्धरण है, ठीक, एक आपका दोहरा उद्धरण है। आप देखेंगे कि इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम जैसे किसी शीर्षक का नाम लिखेंगे, शीर्षक इकहरा, यहाँ हेडिंग डालिएगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह क्या है आपका? ये इसका प्रयोग हम देखेंगे कि किसी लेखक कवि के नाम व उनकी रचनाएं, लेखक आदि। ठीक, तो इस तरह से वाक्य में या जब आप कुछ लिखते हैं, जैसे आपके लेखक हैं, उनकी कुछ रचनाएं दिख जाती हैं, तो हम उनको इकहरा उद्धरण चिन्ह के रूप में लगा के लिखते हैं। आई बात समझ में? फिर जैसे आप लिखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा हो गया और क्या है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह। आई बात समझ में? अब देखिए, ये जो आपके दोहरा उद्धरण चिन्ह होते हैं, ये आपके कुछ जब हम बड़े वाक्य को लिखते हैं उसमें कुछ हम अलग दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सक्सेना जी ने ठीक कहा। क्या? कि सक्सेना जी ने ठीक कहा, फिर क्या है? कामा। अब यहाँ आप लगाएंगे दोहरे उद्धरण चिन्ह का कि सक्सेना जी ने ठीक कहा कि धीरे धीरे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्या? नहीं होगा। तो जैसे इस तरह से जब कुछ वाक्य आप लिखते हैं, फिर उस वाक्य को पूरा करने के लिए अन्य वाक्यों को जोड़ते हैं, तो वहाँ पे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आई बात समझ में कि इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, फिर आगे आप देखेंगे कि हम पढ़ते हैं योजक, संयोजक और सामासिक चिन्ह। तीनों का मतलब एक ही होता है। आपके एग्जाम में अलग अलग नामों से ये पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक, क्या है? योजक चिन्ह। ठीक, फिर आपका दे सकता है कि संयोजक चिन्ह। क्या? संयोजक चिन्ह। ठीक, फिर इसी क्रम में आपका दे देता है सामासिक चिन्ह। क्या? सामासिक चिन्ह। ठीक, तो इस तरह से आपके एग्जाम में योजक चिन्ह के रूप में भी दे के प्रश्न पूछ सकता है, संयोजक के रूप में भी कह के प्रश्न पूछ सकता है, और सामासिक के रूप में भी कह के प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि योजक, सामासिक और संयोजक का चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आई बात समझ में? जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं
जैसे कुछ शब्द आपके विपरीत होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप लिखते हैं दिन रात, दिन रात, तो आप देखेंगे कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है। इनके बीच में भी योजक का चिन्ह प्रयोग करते हैं, अर्थात वे विपरीत शब्दों के बीच में भी हम योजक का चिन्ह करते हैं। जैसे दो खंड प्रधान हो, आप देखेंगे जैसे क्या है, माता पिता, तो दोनों खंड क्या है, प्रधान है। इनके भी बीच में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं कहीं क्या है कि योजक चिन्ह पे और शब्द होता है, लेकिन और शब्द योजक के चिन्ह लगाने के कारण क्या होता है, लुप्त होते हैं। जैसे आप लिखते हैं राम लक्ष्मण, जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्या निकल के आता है, राम और लक्ष्मण। ठीक, तो इस तरह फिर जैसे आप देखेंगे कुछ संयुक्त क्रियाएं होती हैं, जैसे पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, तो आप देखेंगे कि इनके भी बीच में संयोजक, योजक और सामासिक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ आप देखेंगे कि कारक के रूप में भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें लोप के रूप में अन्य शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कौन सी, जैसे आपके शब्द मिल जाएंगे सा सी से, उनके पहले हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ में आई कि योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक, तो जैसे क्या है कि कहीं कहीं आपकी दो क्रियाएं मिल जाएंगी, कहीं कहीं आपके जो है कुछ लुप्त शब्द भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपकी जो है प्रधान वाक्य शब्द भी मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए हम आगे आपके देखते हैं निर्देशक चिन्ह। क्या, निर्देशक चिन्ह, क्या है, निर्देशक चिन्ह। ठीक, तो आप देखेंगे कि यह चिन्ह जो है योजक से थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या है कि यह चिन्ह थोड़ा योजक से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो यह चिन्ह जो है आपके योजक से थोड़ा बड़ा होगा। इसका प्रयोग हम निर्देशक अर्थात किसी भी शब्द के बारे में कुछ हम उल्लेख करने के लिए हम देखेंगे करते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई शब्द लिखते हैं कि जैसे आप लिखते हैं दीपक, ठीक, फिर आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कहते हैं दीपक तुम कल क्यों नहीं आए थे। आई बात समझ में? तो क्या लिखे हैं कि दीपक तुम कल क्यों नहीं आए थे। ठीक, जैसे आप कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ का उदाहरण लिखते हैं, क्या करते हैं, इस तरह लगा देते हैं। कहने का मतलब जब हम किसी शब्द के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई, जैसे आप विशेष शब्द लिखे हैं, ठीक, जैसे आपको लिखाया जाता है पॉइंट में नोट करके लिखिए। तो जैसे आप नोट लिखते हैं, विशेष लिखते हैं या उदाहरण लिखते हैं, तो किसी शब्द के, किसी वाक्य के बारे में हम क्या करते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह के निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि आज हम आपको यहाँ तक पढ़ाए हैं। ठीक, इसके बाद अगले एपिसोड में आपके आगे जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल कैलाशपुरी क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल वाली घंटी को बजाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे द्वारा रहेगा वो आपको क्लास प्रारंभ होने से पहले आप तक की जानकारी पहुंच जाएगी, जिससे आप हमारे क्लास को गहनतापूर्वक से अध्ययन करते रहेंगे। इसी तरह आपकी, जैसे आप देखेंगे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी SSSC आने वाले हैं, आपकी यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपकी हिंदी की अच्छी से अच्छी बेहतर ढंग से कक्षाएं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
ये ध्यान दीजिए कि इनमें से आपके कहीं से भी, इनसे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बस जितना हम पढ़ाएंगे ये आप गहनता के साथ अध्ययन करिए। इसके बाद अपने घर पर अपने रूम पे बैठ के फिर पुनः इसको रिवीजन करिए, इसको दोहराइए। आप ध्यान दीजिएगा कि इनसे बाहर आपको कोई भी चीज़ नहीं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।